तो अब अपने को स्टार्ट करने का है अपना नेक्स्ट क्लॉज, क्लॉज नंबर 4। तो क्लॉज 4 में सबसे पहले मेन लाइन क्या है? तो सी ए इन प्रैक्टिस विल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही। वो क्लॉज 4 में क्या कर रहा है भाई? क्लॉज 4 में वो कर रहा है पार्टनरशिप। इफ ही एंटर्स इनटू पार्टनरशिप, अपन पिंक करते इसको, एंटर करता है पार्टनरशिप में इन और आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया में करे इंडिया के बाहर करे, पार्टनरशिप में एंटर किया चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ने, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी हो जाएगा अंडर क्लॉज 4 पार्ट 1 शेड्यूल 1। तो इसका मेमोरी टेक्निक में क्या था कि भाई ना पार्टनरशिप में एंटर करने का, ना पार्टनरशिप में एंटर करने का। तो अभी तक का पहले 5 क्लॉज अपन ने देखे, 1, 12, 2, 3, 4। तो उसमें क्या है? पहला 1 और 12 तो प्रैक्टिस और साइन नहीं करने का। 2 से चालू होता है अपना गेम, ना देने का, ना लेने का, ना पार्टनरशिप में एंटर करने का। तो क्लॉज 4 इज पार्टनरशिप में एंटर नहीं करने का। तो पार्टनरशिप में एंटर नहीं करने का। और पार्टनरशिप कहाँ पे रह सकती है? इंडिया में भी रह सकती है, इंडिया के आउटसाइड भी रह सकती है। अभी किसके साथ में पार्टनरशिप एंटर करना कर सकते हैं अपन? किसी के भी साथ में भी एंटर नहीं कर सकते भाई। इनका ऐसा बोलना है कि एंटर नहीं करने का पार्टनरशिप में विथ एनी पर्सन अदर देन। अदर देन में कौन है? सीए इन प्रैक्टिस, क्योंकि भाई फर्म्स, सीए की प्रैक्टिस की फर्म तो ऐसे ही बनती है ना, सीए इन प्रैक्टिस तो नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई जानना ही। 53 बी है रेगुलेशन वाला। यहाँ तक अभी तक अपन ने कौन से रेगुलेशन देखे थे भाई? अभी तक अपन ने देखे थे रेगुलेशन 53 ए, और यहाँ पे भी अपन ने कौन सा देखा था? 53 ए। उसके अंदर वो नाम थे। तो अब 53 बी बोले पार्टनरशिप के लिए, यहाँ पे लेके आ गए पार्टनरशिप के लिए 53 बी लेके आ गए। 53 बी, तो 53 बी वाले में जो लोग रहते हैं उन लोगों के साथ में अपन ने एंटर नहीं करने का, कि करने का, एंटर करने का, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? अदर देन विथ। तो भाई तू गिल्टी है अगर तू पार्टनरशिप में जाता है विथ एनी पर्सन अदर देन 53 बी। तो 53 बी वालों के साथ में तू पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है, इसके बाहर जो है उनके साथ नहीं कर सकता। सेम ऊपर 53 ए वालों के साथ में तू लेना देना पार्टनरशिप के फीस के शेयर का कर सकता है। ए वालों के साथ लेना देना कर सकते हैं, बी वालों के साथ पार्टनरशिप में जा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनका कि अदर देन में अगला पर्सन आता है नॉन रेसिडेंट हु इज इंटाइटल्ड टू रजिस्टर एज सीए, और या फिर हु इज पर्सन हु इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सीजी और काउंसिल। तो ऐसे अभी तक रिकॉग्नाइज तो कोई हुआ नहीं है, ना सीजी ने रिकॉग्नाइज किया है ना काउंसिल ने रिकॉग्नाइज किया है किसी को, बट फिर भी अभी लाइन डाल के रखी है। और नेक्स्ट इज नॉन रेसिडेंट हु इज एंटाइटल्ड टू रजिस्टर एज सीए। नॉन रेसिडेंट मतलब जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, वो बाहर का बंदा है, बाहर का बंदा है, उसने सीए के लिए रजिस्टर करने के लिए एंटाइटलमेंट ले लिया, उसने कोई एग्जाम पास कर दी, कुछ कर दिया, तो उस केस में उसके साथ में अपन पार्टनरशिप में जा सकते हैं। अब ये नॉन रेजिडेंट का किस्सा यहाँ पे कहाँ से आया, वो देखने के लिए वी हैव टू थोड़ा सा एनालाइज, क्योंकि इधर ये लोगों ने क्या बोला है, आउटसाइड इंडिया भी चलेगा, इन इंडिया भी चलेगा, इसीलिए यहाँ पे ये आ गया, सीधा सीधा दिख रहा है अपने को। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि पार्टनरशिप किया एडवोकेट में साथ में तो गिल्टी नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन है अपना। अभी ये एडवोकेट साथ में गिल्टी नहीं रहेगा, ये कैसे, कैसे, क्यों, ये भी चीज़ लिखी हुई है। तो 53 बी जो है ना अपना, 53 बी इज सेम एज 53 ए एक्सेप्ट एमबीए। तो 53 ए में कौन थे अपन पहले बिना देखे, बी ए में कौन थे बिना देखे, एक बार रिकॉल करने का ट्राई करो पॉज करके। रिकॉल नहीं हुआ तो मेरे साथ में बोलो। सबसे पहला सी ए में एक्चुरीज, सी ए में एक्चुरीज रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट कौन आता है? लॉ वाला और बार काउंसिल वाला एडवोकेट, दो लोग आ गए। तो फिर क्वेश्चन अपना आ गया एडवोकेट का, तो एडवोकेट इधर गिल्टी नहीं है, तो लॉ बार काउंसिल वाला एडवोकेट आ गया, वो भी गिल्टी नहीं रहेगा। फिर 53 ए में इसके बाद एमबीए आता था, सीए लोग, अपन लोग सीए करने के बाद एमबीए करते, तो 53 ए में एमबीए आता था। बट 53 बी में एमबीए नहीं आता है, स्पेसिफिकली मेंशनड है 53 बी में एमबीए नहीं आता है। और उसके बाद में 53 ए में और कौन लोग बचे? एक तो आर्किटेक्चर बच गया, एक बच गया इंजीनियर, और एक बच गया बी टेक वाला। तो ये सब लोग आते हैं 53 ए में, बी में, उन सब में सब आते हैं सिर्फ एक्सेप्ट एमबीए। तो एडवोकेट के साथ में पार्टनरशिप किया तो गिल्टी नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज सीए इन प्रैक्टिस कैनॉट फॉर्म मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप्स। ओ भाई, वर्ड देख के ऐसा थोड़ा सा कैसे तो हो गया। तो मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप जो है वो सीए इन प्रैक्टिस कैनॉट फॉर्म मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप्स until regulators of such other professions also permit partnership with CA। मतलब इनका बोलना है कि ये जो 53 ए के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं लूंगा एग्जांपल कि भाई 53 ए में बोला है कि सीए में है
सीएमए के साथ में पार्टनरशिप सीए लोग कर सकते हैं, ऐसा 53A में बोला है। बट इस लाइन का मतलब ये है कि सीएमए इंस्टीट्यूट जो होती है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स की इंस्टीट्यूट है ना, आईसीएआई जैसे इंडिया आईसीए का है, वैसे कॉस्ट अकाउंटेंट्स की होंगी आईसीडब्ल्यूएआई, जो भी रहेगा वो इंस्टीट्यूट ने उनके एक्ट के शेड्यूल्स में भी मेंशन करना है कि तुम सीए के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ही तुम ये पार्टनरशिप में आ सकते हो। समझा गया? मतलब उन्होंने उनके उधर से अलाउ करना है कि पार्टनरशिप सीए के साथ कर सकते हैं, तो फिर सीए यहाँ से पार्टनरशिप कर सकता है। मतलब you cannot, CA in practice cannot form partnerships until regulators of such other professions में अपन ने एग्जांपल ले लिया CMA का, also permit partnership with CA, तो ही वो पार्टनरशिप में आ सकता है। ये वो लाइन का मतलब है। ये यहाँ पे अपना क्लॉज 4 खत्म हो गया, क्लॉज 4 पे कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी देखते हैं क्लॉज 5। क्लॉज 5 भी वापस अभी देख, मेन लाइन क्या है, CA इन प्रैक्टिस विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही के आगे वो करता है सिक्योर। तो पहले अपन मेमोरी टेक्निक देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, देख, क्लॉज 1 है प्रैक्टिस में नहीं आने का, क्लॉज 12 है साइन नहीं करने का, क्लॉज 2 है ना देने का, क्लॉज 3 ना लेने का, क्लॉज 4 ना पार्टनरशिप में एंटर करने का, क्लॉज 5 ना गलत तरीके से काम सिक्योर करने का। 5 में अपन क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से काम सिक्योर नहीं करने का। 6 में सॉलिसिट नहीं करने का। 5 में गलत तरीके से काम सिक्योर नहीं करने का। इसका स्टोरी कैसे बनेगा बताओगे? मैं पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट था उसमें का अपन शेयर ले नहीं सकते, शेयर दे नहीं सकते, शेयर ले नहीं सकते, और फिर बोलते कि शेयर भी नहीं कर सकते तो पार्टनरशिप भी नहीं कर सकते। ये अगला क्लॉज हो गया। अभी पार्टनरशिप भी नहीं अगर कर सकते तो पैसा कैसे कमाए? तो पैसा कमाने के लिए अपन गलत काम करने लग जाएंगे। तो अगले क्लॉज में बोले कि गलत काम भी नहीं करने का। पहले अपन मतलब शुरुआत तो क्लॉज नंबर 2 के प्रॉफिट से हुई ना, और क्लॉज नंबर 2 में पहले देने की बात क्यों करते हैं? पहले लेने क्यों नहीं है? मतलब अपना क्लॉज का सीक्वेंस में लेने का जो वाला जो क्लॉज है वो पहले क्यों नहीं है? क्योंकि अपन अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग पहले देंगे और फिर लेंगे, तो पहले देने का नहीं, फिर लेने का भी नहीं। ऑलवेज गिव फर्स्ट एंड टेक आफ्टर। तो इसलिए देने का नहीं पहले, फिर लेने का नहीं, ऐसा वो बैठ गया। फिर पार्टनरशिप में भी एंटर नहीं करने का, तो पैसे कमाने के सोर्सेस में कुछ भी नहीं मिलता अपने को, पार्टनरशिप भी नहीं है, तो फिर गलत तरीके से भी काम नहीं अपन ले सकते। गलत तरीके से भी मत करो, ये क्लॉज 5 है अपना। तो गलत तरीके से नहीं करने का, ये क्लॉज 5 हो गया। तो उसका लैंग्वेज क्या है कि अपन गिल्टी रहेंगे इफ वी सिक्योर प्रोफेशनल बिजनेस। अपन ने क्या किया, प्रोफेशनल बिजनेस सिक्योर किया। सिक्योर प्रोफेशनल की बिजनेस मतलब प्रैक्टिस सिक्योर किया, काम सिक्योर किया। एनी किससे किया वो अपन ने सिक्योर? फ्रॉम पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय, नॉट अ पार्टनर, या फिर मीन्स नॉट ओपन टू सीए, एक्सेप्ट एज पर क्लासेस 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 एक्सेप्ट का मतलब क्या है भाई? 2 क्या था अपना, देने का, 3 क्या था, लेने का, और ये क्या था, पार्टनरशिप। तो ये चार, 3 मीन्स के थ्रू काम अगर कुछ मिलता है अपने को तो अपन ले सकते हैं, चलेगा, अलाउड है। बट उसके अलावा अगर कोई काम मिलता है अपने को नॉन एम्प्लॉय से, नॉन पार्टनर से, उसके थ्रू अपन प्रोफेशनल बिजनेस सिक्योर कर रहे हैं, सिक्योर करने का बिजनेस, तो वो नहीं कर सकते अपन सिक्योर। अभी आईसीआई ने मॉड्यूल में थोड़ा मस्ती किया, उन्होंने एक मस्त पंच लाइन डाला है इस क्लॉज को याद रखने के लिए। और वो पंच लाइन क्या है, मतलब मजा आ जाएगा तुमको। तो पंच लाइन में बोला है, अ मैन, मैन वुमन नहीं, मैन मस्ट स्टैंड इरेक्ट, मैन मस्ट स्टैंड इरेक्ट एंड नॉट बी केप्ट इरेक्ट बाय अदर्स। जबरदस्त लाइन है, एकदम बेस्ट लाइन है ये आईसीआई के मॉड्यूल का। अ मैन मस्ट स्टैंड इरेक्ट एंड मस्ट नॉट बी केप्ट इरेक्ट बाय अदर्स। क्या मतलब है ये लाइन का? ये लाइन का मतलब ये है कि तुम गलत तरीके से काम सिक्योर मत करो, लोगों के थ्रू काम सिक्योर मत करो, खुद के दम पे खड़े रहो, खुद के बल पे खड़े रहो और फिर काम करो, ऐसा मतलब है उसका, ज़्यादा नहीं सोचने का। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये बोलते हैं, ये लाइन बस मैंने यहाँ पे डाली है क्लॉज को याद रखने के लिए। क्लॉज नंबर 5, गलत तरीके से काम नहीं करने का, गलत काम नहीं करने का, गलत काम, इरेक्ट खुद रहने का, दूसरों के थ्रू इरेक्ट नहीं होने का, मतलब बिजनेस में तो वो गलत तरीके से काम नहीं करने का, मतलब काम सिक्योर नहीं करने का, प्रोफेशनल बिजनेस इधर फ्रॉम नॉन एम्प्लॉय, नॉन पार्टनर, बाय नॉन और बाय मींस नॉट ओपन टू सीए। मतलब जो चीज़ें तुम्हारे लिए खुली नहीं है ना, उधर जाके मुंह मत मारो, जो तुम्हारे खुला नहीं, खुद के बल पे इरेक्ट रहो और दूसरों के बल पे खड़े मत रहो, खुद के बल पे कुछ तो बनाओ अपना। तो खुद के बल पे बनाओ कुछ तो, जो मीन्स अपने लिए ओपन नहीं है वहां मत जाओ, ऐसे याद रखेंगे ये क्लॉज को। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इज सीए मस्ट सीक वर्क नॉट थ्रू एनी एजेंसी।
तो भाई तुम दल्ले मतलब तुम एजेंसी के थ्रू कोई काम सीख नहीं कर सकते। बट कैसे काम सीख करेंगे तुम? रिस्पेक्ट जो तुमने बनाई है तुम्हारे टैलेंट और स्किल के थ्रू, या फिर जो कॉन्फिडेंस तुम इंस्पायर कर पा रहे हो अपने रेपुटेशन में, ऐसा उच्च उच्च लेवल की भाषा लिखी है आईसीआई ने, उसके थ्रू तुम काम अपना कर सकते हो और सिक्योर कर सकते हो। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ कैनवसिंग दैट अकाउंट आर रिगार्डेड अनएथिकल आर प्रोहिबिटेड। जो भी फॉर्म्स ऑफ कैनवसिंग तुम कर रहे हो ऑन दैट अकाउंट, कौन सा अकाउंट? ऑन दैट अकाउंट मतलब ये 3 पॉइंट जो है ना, ये 3 पॉइंट है वो, ये काम पे तुम जो भी कैनवसिंग कर रहे हो वो सारा अनएथिकल रहेगा और वो प्रोहिबिटेड रहेगा। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स एंड एम्प्लॉइज फॉर सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क आर सब्जेक्ट टू क्लॉज 6 एंड 7। क्यों बोला? ये लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन उन्होंने यहाँ पे इसलिए लाई क्योंकि इधर तो उन्होंने नॉन एम्प्लॉय और नॉन पार्टनर लिख दिया ना, यहाँ पे नॉन नॉन लिख दिया, तो फिर जो एम्प्लॉय और पार्टनर है वो लोग जो भी एक्ट करेंगे काम सिक्योर करने के लिए, उनके एक्ट को वो गवर्न करते हैं क्लॉज 6 और 7, जो अपन आगे देखेंगे। ये क्लॉज 6 है और आगे क्लॉज 7 आएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है अपने पूरे इसमें के। फिर उसके बाद में काउंसिल जजमेंट है। काउंसिल का एक जजमेंट है छोटा मोटा, वो देख लेते हैं। काउंसिल का जजमेंट के क्या है कि सीए ने क्या किया भाई, लेटर्स लिख दिए ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट आर्मी कैंटीन्स को, और उनको बोल दिया, उनको उनको जाके उसने क्या किया, डिटेल्स दिए अबाउट हिम एंड हिज एक्सपीरियंस, उसके पार्टनर, उसका ऑफिस, उसके नॉर्म्स ऑफ चार्जिंग ऑडिट फीस कैसा है, तो उसने लेटर में सब ये सब बोल दिया। तो ही विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ वायलेशन ऑफ क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6। क्यों? उसने क्या किया, इधर बिजनेस मांग लिया, उसके लेटर लिख के उसने बिजनेस मांग लिया गलत तरीके से। इट इज़ नॉट अ मीन्स ओपन टू सीए, और वो मीन्स ओपन टू सीए नहीं है। इसके लिए वी हैव टू रीड क्लॉज 6। क्लॉज 6 और 7 में अपने को मीन्स बताए हैं विच आर ओपन फॉर अस। सीए कौन से मीन्स से काम ले सकता है, नहीं ले सकता है, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई है क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7 में। और क्लास 5 में बोला है कि इसके अलावा जो मीन्स है उसके थ्रू तुम काम सिक्योर मत करो। तो इधर स्टोरी क्या है कि भाई ने लेटर लिख दिया अपने, और आर्मी कैंटीन्स को लेटर लिख दिया, ये केस हुआ था एक्चुअल में, और उस पर काउंसिल का जजमेंट आया है। आर्मी कैंटीन को लेटर में उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया हिम, हिज एक्सपीरियंस, पार्टनर, ऑफिस, फीस कैसा चार्ज करता है, एक्सपीरियंस बता दिया, सब बता दिया, गलत तरीके से काम सिक्योर कर लिया, तो वो 5 और 6 दोनों क्लॉजेस के अंदर गिल्टी हो गया। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्लॉज आएगा, क्लॉज नंबर 6। तो फिर अभी अपन कंटिन्यू करते हैं क्लॉज 6 के साथ। क्लॉज 6 का मेमोरी टेक्निक क्या है भाई? क्लॉज 5 में तो अपन ने देख लिया इरेक्ट ने, मतलब वो क्लॉज काम सिक्योर नहीं करने का, तो काम सिक्योर नहीं किया अपन ने क्लॉज 5 में। अब क्लॉज काम सिक्योर नहीं करेंगे अपन क्लॉज 5 में, तो भाई घर तो चलाना पड़ेगा, प्रोप्राइटरशिप फर्म है जो भी है, तुम्हारा प्रैक्टिस तो चलानी पड़ेगी, तो इसलिए अपने को क्लाइंट चाहिए। तो क्लाइंट चाहिए, तो क्लाइंट को सॉलिसिट नहीं करने का। तो क्लॉज 6 में ये लोग बोल रहे हैं सॉलिसिट नहीं करने का। किसको सॉलिसिट? क्लाइंट को। तो लैंग्वेज यूज्ड इन द क्लॉजेस कि वी कैनॉट सॉलिसिट फ्रॉम या थ्रू एनी सर्कुलर, एड, इंटरव्यू या पर्सनल कम्युनिकेशन। तो सर्कुलर का सी लेंगे, एड का ए लेंगे, आई इंटरव्यू का लेंगे, और पर्सनल कम्युनिकेशन का पी लेंगे, तो वो बन गया सी ए आई पी। तो फिर अपने को सॉलिसिट नहीं करने का बाय एनी सी ए आई पी, मतलब सर्कुलर, एड, इंटरव्यू या पर्सनल कम्युनिकेशन। ऐसा अपना मेमोरी टेक्निक है क्लॉज 6 का। तो अभी क्लॉज 6 पे आते हैं। तो क्लॉज 6 में इनका बोलना अपना इंटरलाइन क्या है पहले, कि विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सॉलिसिट कर दिया प्रोफेशनल वर्क, डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो, इशारा इशारा में कुछ भी करो, बाय सी आई पी अपने को पता है, सर्कुलर, एड, इंटरव्यू या पर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरव्यू के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। अब इसके अंदर भी वापस सेम एक्सेप्शन रहेंगे। तो एक्सेप्शन में इधर सबसे पहला सी ए इन प्रैक्टिस है, मतलब इसका मतलब है कि मैं अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे आजू बाजू में एक दूसरा नेबर है, मैं नेबर में और एक फर्म खुल गई, और एक फर्म के अंदर कोई सीए इन प्रैक्टिस बैठा है, वो काम कर रहा है, तो मैं उसको जाके काम मांग सकता हूँ क्या? यस, मांग सकता हूँ, क्योंकि एक्सेप्शन में आ गया। यू कैन सॉलिसिट प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अदर सीए इन प्रैक्टिस। ठीक है। फिर रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स को लेके इधर इन्होंने क्या बोला है? रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स को लेके एकदम बहुत सारी चीजें आ गई यहाँ पे। टेंडर का प्रोसेस में पहले बताते हो क्या होता है। देख, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है। आईसीआईसीआई बैंक ले ले, महाराष्ट्र स्टेट, जो अपने को घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, एमएससीडीसीएल, वो ले ले। तो इनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो इनको एक साथ बहुत सारे ऑडिट करने पड़ते होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, एक टेंडर इशू करते हैं, और टेंडर में बोलते हैं कि भाई कौन से कंपनीज ऑडिट करते हैं, तुम अप्लाई करो और हम तुम्हारे इसमें से सिलेक्ट करेंगे और एक पैनल बनाएंगे।
तो समझो कि 100 उन्होंने टेंडर निकाले और 100 ऑडिट फर्म्स ने टेंडर में अप्लाई कर दिया। वो 100 ऑडिट फर्म्स ने टेंडर में अप्लाई कर दिया, वो 100 में से इनके समझो कि 40 ऑफिस है, इनको 40 सीए चाहिए। तो 100 में से 40 का एक पैनल, 40 का पैनल नहीं बनाएंगे, वो पैनल बना देंगे 20 का, समझो 20 का पैनल बनेगा। तो ये पैनल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो आर इन द पैनल ऑफ MSCDCL कंपनी के सीए लोग आर 20 सिलेक्ट हो गए 100 में से। अब वो 20 के अंदर ब्रांचेस अपने अपने हिसाब से अलॉट कर देंगे पैनल के अंदर, और वो आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहला जो फॉर्म था ना अपना कि हमको पैनल के अंदर लो, उसको बोलते हैं एम्पैनलमेंट फॉर्म, समझा। और जब कंपनी टेंडर इशू करती है, जो 100 लोगों को उन्होंने पहले बताया कि भाई हम लोग टेंडर इशू कर रहे हैं, तुम अपना नाम दो उसमें, वो जब नाम देते तो वो एम्पैनल्ड फॉर्म देते, कंपनी इशू करते उसको टेंडर बोलता है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स और इंक्वायरीज, कि भाई जो MSCDCL कंपनी है, जो ICICI बैंक है, वो लोग टेंडर इशू करते हैं, तो वो CF हम लोग वो टेंडर्स को रिप्लाई कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। क्योंकि अपना क्लॉज क्या है, अपन सॉलिसिट नहीं कर सकते प्रोफेशनल वर्क, तो वो टेंडर को रिप्लाई करना भी तो एक टाइप का सॉलिसिट ही हो गया ना। तो उस केस में यहाँ पे अपन सॉलिसिटेशन ऑफ प्रोफेशनल वर्क पे इसमें टेंडर को लेके इन्होंने क्लैरिफिकेशन क्या बोल के रखा है कि CA इन प्रैक्टिस शल नॉट रिस्पॉन्ड टू टेंडर, नॉट रिस्पॉन्ड बोल दिया टू टेंडर फॉर सर्विसेज दैट आर एक्सक्लूसिव रिजर्व फॉर CA। ये लाइन पढ़ एक बार शांति से पॉज करके, ये लाइन उल्टी लिखी है क्या नहीं लिखी है वो मेरे को बता। ये लाइन उल्टा लिखा है, बट ICI ने उल्टा ही लिखा है। मतलब वो बोलते हैं कि जो प्रैक्टिसेस आर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब कौन सा, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ टैक्स ऑडिट, ये तो एक्सक्लूसिवली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं, तो उसके टेंडर को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करना, ऐसा उन्होंने बोल के रखा है। ऑडिट एग्जांपल बोला तो उसके टेंडर को तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, और फिर आगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में डाल दिया अनलेस, अनलेस मिनिमम फीस इज प्रिस्क्राइब्ड इन द टेंडर। और अपन ये जो है वो बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस टेंडर के अंदर मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड रहनी चाहिए कंपलसरीली, तो ही अपन उस टेंडर को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, ऐसा बोला है ICI ने। तो मिनिमम फीस क्यों रहनी चाहिए टेंडर के अंदर पहले से लिखी हुई। अब मेरे को एक बात बोल, मैं तेरे को एक स्टोरी बोलता हूँ। मेरे को है ना यहाँ पे मेरा घर बांधने का, बट 10 बिल्डर थे, तो मैंने 10 बिल्डर में जाके बोला सबको कि तुम है ना मेरे को अपना अपना एप्लीकेशन दो कि हमको ये घर बांधना है आपके लिए। मैंने 10 लोगों का एप्लीकेशन लिया, जिसके अंदर सबसे कम पैसे में वो मेरे को घर बांध के दे रहे हैं, मैं उसको ही सिलेक्ट करूंगा ना जो सबसे कम में बांध के दे रहा है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। तो ये इन जनरल केस हो गया घर बांधने के केस में। अब ये स्टोरी तो CA के केस में लगा। जो CA सबसे कम फीस में अगर ऑडिट करके दे रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ तो झोल झमेटा कर रहा है, मतलब उसके क्वालिटी में फर्क पड़ गया। और CA इतना प्रोफेशनल है, तुम फीस देख के नहीं कर सकते ना। फीस, द फीस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑडिट का सर्विस शुड नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द वर्क। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि कंपनी ने टेंडर में ही लिख देना चाहिए कि मिनिमम इतना फीस रहेगा। तो फिर उस केस में प्रॉब्लम नेक्स्ट चीज क्या हो गई कि जब भी टेंडर के एप्लीकेशंस कंपनी को आएंगे ना ICICI बैंक को, तो वो एप्लीकेशंस में से सिलेक्शन क्या होगा, बेसिस पे होगा। वो एप्लीकेशन में से सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वर्क। फिर किसने कम फीस कोट किया है वो देख के CA के फर्म का सिलेक्शन नहीं होगा ऑडिट के लिए। जिस फर्म का क्वालिटी अच्छा है उस फर्म का ही सिलेक्शन होगा। ये लॉजिक ध्यान में आ गया क्या। ये लॉजिक के बेसिस पे फिर अपना वो चीज आया इधर कि टेंडर को तुम CA फर्म्स तभी रिप्लाई कर सकते हैं अगर उस टेंडर के अंदर मिनिमम फीस इज कोटेड पहले से ही। मतलब ICICI बैंक को 40 CA, 100 CA, मतलब 20 CA सिलेक्ट करने हैं पैनल के अंदर उनके, तो वो 10 लाख रुपए पर CA का मिनिमम फीस उनके टेंडर में लिख के ही वो टेंडर देगा, और तभी सामने वाले CA फर्म्स उस टेंडर को रिप्लाई कर पाएंगे। अगर उसके अंदर फीस नहीं लिखी है तो नहीं कर पाएंगे। अभी ये सब कब का हो गया, अगर वो काम इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर CA, मतलब अगर वो टैक्स ऑडिट है, एग्जांपल बोला मैंने, एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर CA वाले काम होते हैं ना, ये पूरा स्टोरी उस केस में लगता है। अब ठीक है, मेरे को एक बोल, अब दूसरा केस अगर एक्सक्लूसिव रिजर्व फॉर CA नहीं है तो कर सकते हैं क्या आप। तो फिर बंदा बोला है उसके जो एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर CA नहीं है, मतलब सर सादा सुधा काम है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि भाई अकाउंटिंग का काम है, GST के रिटर्न फाइल करने का काम है, वो एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर CA थोड़ी है। वो तो कोई भी कर सकता है, रिटर्न फाइलिंग, अकाउंटिंग, एंट्री मारना बैठ के टैली में, वो कोई भी कर सकता है। तो उसके टेंडर्स को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। तो क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है, तो उस केस में अपन आगे लाइन पढ़ते और अनलेस सर्विसेज आर ओपन टू अदर प्रोफेशनल्स।
मतलब जीएसटी के रिटर्न्स, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकाउंटिंग जीएसटी रिटर्न्स ETC। ठीक है, तो ये हो गया अपना वो क्लॉज। तो अभी एक बार ये दोनों लाइन साथ में पढ़ना तो तेरे को बेटर क्लैरिटी समझेगा। CA in practice shall not respond to tender for services that are exclusively reserved for chartered accountants unless minimum fees is quoted or unless the services are open for other professionals as well। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट थिंग इज कि मिनिमम फीस शुड कॉमेंसरेट विद साइज। अभी देख भाई, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि मिनिमम फीस कोट करनी है। अभी मिनिमम फीस क्या रहेगी, अंदाज 100 रुपया लिख दूं मिनिमम फीस 100 रुपया ऑडिट का? नहीं, नहीं चलेगा ऐसा। तो मिनिमम फीस तो मैं 0.1 पैसा भी लिख दूंगा, फिर तो क्या ही फर्क पड़ेगा मतलब। तो इसीलिए उन्होंने और एक लाइन डाल दी कि मिनिमम फीस जो बोली उन्होंने, मिनिमम फीस शुड कॉमनसरेट, मतलब उसको मैच होनी चाहिए विद द साइज, वैल्यू, वॉल्यूम, मैन पावर, रिक्वायरमेंट एंड नेचर ऑफ द वर्क। कि भाई तुमको 40 ब्रांच का ऑडिट कराना है तो तुम 0.1 रुपीज कैसा डाल सकते हो वहाँ पे? तो फिर उस केस में तुमको देखना पड़ेगा 40 ब्रांच में कितना 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 ऑफिस है, कितना फाइल्स है, कितना चीज़ें हैं, कितने TDS का रिटर्न है, ये चेक करने को 4 दिन में कितना लोग लगेगा, वो लोग का सैलरी कितना होगा, क्या होगा, सब वॉल्यूम, वैल्यू, साइज सब देख के तुमको मिनिमम फीस निकालनी पड़ेगी। ऐसा तुम मन से नहीं डाल सकते। तो ये हो गया अपना टेंडर को लेके। अभी टेंडर को लेके इतने सारे क्वेश्चन है भाई। अभी देख, एक क्वेश्चन में है कि भाई एक CA ने रिस्पॉन्ड कर दिया एक टेंडर को फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, मेरे को सबसे पहली बात ये बता कि ये काम CA के लिए रिजर्व्ड है क्या कि नहीं? ये भाई लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करना इज नॉट अ वर्क ऑफ CA, ये तो ओपन फॉर ऑल है। तो वो इस कैटेगरी में आ गया यहाँ पे ऊपर वाले यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे उसको रिस्पॉन्ड करना इज नॉट अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्योंकि भाई क्वेश्चन में कहीं बोला है क्या कि तुम्हारा मिनिमम फीस इतना है? नहीं बोला है। और उसमें भी एडिशनली कोई सर्विस ओपन फॉर CA नहीं है ना, मतलब सिर्फ CA एक्सक्लूसिव काम करेगा ऐसा कोई सर्विस थोड़ी है वो लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन। तो कोई भी कर सकता है, तो अपन रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो वो गिल्टी नहीं रहेगा। और उसमें एक और चीज़ बोली कि EMD इज 5,000। EMD का मतलब होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये EMD अपने को यहाँ पे आएगा। EMD और सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, वो परमिटेड होता है। तो यहाँ पे वो गिल्टी नहीं रहेगा एज इट इज नॉट एक्सक्लूसिव एरिया फॉर CA। अगले क्वेश्चन में रिस्पॉन्डेड टू टेंडर फॉर परफॉर्मिंग टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट CA का है। रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल FS है, जिसकी उसके अंदर रिस्क विस्क नहीं रहेगा, कोई रिस्क फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है। और उसके अंदर मिनिमम फीस भी नहीं बोला था, तो वो गिल्टी रहेगा। क्यों गिल्टी? क्योंकि मिनिमम फीस नहीं बोला हुआ है। फिर उसके बाद में बोलते हैं GST ऑडिट या फाइलिंग क्वार्टरली ETDS रिटर्न्स इज नॉट अ वर्क एक्सक्लूसिवली फॉर CA, सो CAIP कैन रिस्पॉन्ड इवन इफ नो मिनिमम फीस इज प्रिस्क्राइब्ड। सीधी सीधी बात में बकवास। फिर उसके बाद में अपन आगे देखेंगे कि मेल सेंट मेल टू ऑल CA इन प्रैक्टिस इन इंडिया इन्फॉर्मिंग देम हिज सर्विसेज एंड टू सिक्योर प्रोफेशनल वर्क। तो वो गिल्टी नहीं रहेगा। क्यों भाई? तूने पूरे इंडिया के CA को मेल कर दिया कि मेरे को काम चाहिए, ये तो सॉलिसिटिंग वर्क हो गया ना, तो ये तो गिल्टी होना चाहिए था। बट मेल किसको किया? CA इन प्रैक्टिस को किया। स्पेसिफिकली बोला है CA इन प्रैक्टिस को मेल किया। और अपना फर्स्ट एक्सेप्शन है CA इन प्रैक्टिस। भले तुम इंडिया के CA को करो कि वर्ल्ड के CA को करो कि पुणे के CA को करो कि मुंबई के CA को करो, पूरे CA को कर दिया दुनिया में जितने एग्जिस्ट करते हैं मेल की मेरे को काम दो, तो भी तो भी चलेगा, अलाउड है। तो भी वो गिल्टी नहीं रहेगा, अलाउड है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट इज पार्टनर ड्यूरिंग अ टीवी इंटरव्यू। भाई टीवी इंडियन इंटरव्यू में उसने उसका बायोडाटा दे दिया फर्म का, और चेयरपर्सन ने उसको जोर से पढ़ लिया, तो उस केस में यहाँ पे वो गिल्टी रहेगा क्लॉज 6 का, क्योंकि वो इंटरव्यू में बैठा है और वहाँ पे इंटरव्यू में उसने उसका बायोडाटा पढ़ लिया। अभी मेरे को ये क्वेश्चन थोड़ा वेग लगता है। इसका रेफरेंस मैं तुमको दूंगा क्लॉज नंबर 7 के साथ में। आइडियली अपने क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि आंसर शुड बी अंडर क्लॉज 7, बट क्लॉज 6 क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया है इंटरव्यू, और इंटरव्यू यहाँ आता है, इसलिए उन्होंने क्लॉज 7 कर दिया, बट क्लॉज 6 कर दिया, सॉरी। बट क्लॉज 7 क्या है अपना कि तुम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते कहीं भी। क्लॉज 7 का अगर मैं तुमको ऊपर ऊपर से जिस्ट बताऊँ तो उसके अंदर तुम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, और टीवी इंटरव्यू में बायोडाटा पढ़ना इस थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट साइड। तो अपने को लगता है कि ये क्लॉज 7 में गलत किया है, बट नहीं, आइडियली ये क्लॉज 6 में किया हुआ है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड मेंशन किया हुआ है इंटरव्यू। फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई एम्पैनलमेंट का लेटर था, उसके अंदर पार्टनर का कुछ स्पेशलाइजेशन था वो मेंशन कर दिया, और ऐसा लिख दिया GST। तो उस केस में वो गिल्टी रहेगा एडवर्टीजमेंट का गिल्टी रहेगा।
और एडवर्टीजमेंट का गिल्टी रहेगा तो वो आएगा क्लॉज नंबर 7 में आइडियली आना चाहिए, बट वो इंस्टीट्यूट ने वहां पे दे दिया। क्लॉज 7 दिखाता हूँ मैं आपको, तीन देखिए, ये क्लॉज है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो वो एडवर्टीजमेंट में वहाँ पे गिल्टी रहेगा, बट फिर भी याद रखना है तो पड़ेगा अपने को। फिर उसके बाद में नेक्स्ट थिंग इसकी प्रोफेशनल वर्क कैन नॉट बी सिक्योर्ड इधर। हाँ, अभी ये पैराग्राफ इज समथिंग व्हाट आई थिंक कि यू शुड पर्सनली रीड दिस, देयर इज नथिंग इन दैट, बट पॉज करके पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो मैं तुमको मेन कर देता हूँ। फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। उसके आगे इसमें इन्होंने क्या बोला है, फॉर्म्स ऑफ सॉलिसिटिंग वर्क। भाई साहब, अपन ने क्लॉज नंबर 5 में यहाँ पे कुछ तो पढ़ा था मस्त, कुछ तो अच्छा वाला हाईलाइटर लेके बताता हूँ तुमको मैं, ये देखो यहाँ पे क्या पढ़ा था, मीन्स नॉट ओपन फॉर सीए, ये पढ़ा था। और क्लॉज 6-7 में देखेंगे, वो देखा था कौन से मीन्स होते हैं सिक्योरिंग वर्क के, सब्जेक्ट टू। अभी ये जो ये जो मीन्स है ना, ये मीन्स यहाँ पे शुरू होंगे अभी अपने, ठीक है, ये ऐसी चीज़ है। और वैसे भी अपना क्लॉज 6 क्या है कि सॉलिसिट नहीं करना, गलत तरीके से सॉलिसिट नहीं करना। तो आईसीआर ने मेंशन कर दिया सॉलिसिट करने के तरीके क्या है, तो उसमें अपन देखते हैं एक एक। अब एडवर्टीजमेंट हो गया कोचिंग टीचिंग और एक्टिविटीज़ बाय सीए इन प्रैक्टिस का। मतलब भाई सीए, अगर मैं जैसा कोई सीए है जो प्रैक्टिस भी कर रहा है साथ में, और प्रैक्टिस करते करते कुछ पढ़ा भी रहा है, कोचिंग भी कर रहा है, टीचिंग भी कर रहा है, तो उस टीचिंग के अंदर वो उसके फर्म का एडवर्टीजमेंट कर सकता है। बाप रे, ये तो गलत हो गया, तो ये नहीं करने देने का है, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे लेके आए। उन्होंने क्या बोला कि एडवर्टीजमेंट ऑफ कोचिंग और टीचिंग एक्टिविटीज बाय सीए इन प्रैक्टिस। अब इसमें उल्टा चीज़ भी अपन इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि भाई कोई प्रैक्टिस में है, और वो प्रैक्टिस में उधर उधर उसके क्लाइंट को बोलता है कि मैं जीएसटी का क्लासेस भी लेता हूँ, मैं जीएसटी में ट्रेनिंग देता हूँ स्टूडेंट्स को, बच्चों को, तो आप मेरे पास आओ, मैं जीएसटी का मैं मास्टर हूँ, मैं क्लासेस भी करता हूँ, सिखाता हूँ लोगों को जीएसटी। ये भी एडवर्टीजमेंट का एक फॉर्म हो गया। तो बोलते हैं कि तुमने ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। तो इसका क्लॉज में क्या लैंग्वेज है कि एडवर्टीजमेंट जो तुम करते हो तुम्हारे कोचिंग का, इट में अमाउंट टू इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन एंड देयरफॉर वॉयलेटिव ऑफ क्लॉज 6। क्लॉज 6 क्या बोलता है कि सॉलिसिट नहीं करना गलत तरीके से, बट एडवर्टीजमेंट जो कर रहा है उससे सॉलिसिट हो सकता है। और फिर बोलते हैं कि सच मेंबर्स एडवाइज टू, ऐसे मेंबर्स जो कोचिंग वोचिंग भी लेते हैं, उनको एडवाइस है कि दे हैव टू एब्सटेन फ्रॉम एडवर्टाइजिंग थ्रू होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स और एनी अदर मीन्स। तो ऊपर ऊपर से इनका बोलना क्या है कि भाई जो होर्डिंग्स है, पोस्टर्स है और जो बैनर्स, इसके थ्रू जो क्लासेस का बैनर लगता है, जो क्लासेस का पोस्टर लगता है, उसके थ्रू तुमने एडवर्टीजमेंट नहीं करना। फिर उसके बाद में आगे की लाइन में और एक ये बोल रहे, हाउएवर हाउएवर दे कैन पुट आउटसाइड देयर कोचिंग, क्या लगा सकते हैं कि प्रीमाइस साइन बोर्ड मेंशनिंग द नेम ऑफ द कोचिंग, नेम कौन सा नाम, मतलब इंस्टीट्यूट का नाम, कॉन्टैक्ट और कौन से सब्जेक्ट सिखाते हैं वो वहाँ पे। अच्छा ठीक है, तुम्हारे कोचिंग के इंस्टीट्यूट के बाहर तुमने ये साइन बोर्ड लगा दिया नेम का, वो साइन बोर्ड के ऊपर तुमने समझो 150 का फॉन्ट लगा के बड़ा बैनर लगा दिया एकदम, तो वो तो बैनर ही बन गया, फिर साइन बोर्ड तो रहा ही नहीं वो। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि साइन बोर्ड के लिए भी आपको गाइडलाइंस दिए है। फॉर साइज एंड टाइप ऑफ साइन बोर्ड गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल टू फर्म्स विल अप्लाई। फर्म्स के लिए कौन से गाइडलाइंस है अपने को क्लॉज 7 में समझेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट एंड नोट इन प्रेस, ये अपना हो गया कोचिंग को लेके, एक बार पॉज करके पढ़ना है तो पढ़ लो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट्स एंड नोट्स इन प्रेस, प्रेस के अंदर एडवर्टीजमेंट देनी है। तो ये पहला बोलते हैं कि परमिटेड तो है नहीं एडवर्टीजमेंट देने के लिए, और तुम सर्कुलेट भी नहीं कर सकते टू पॉसिबल क्लाइंट्स, सर्कुलेट लेटर टू पॉसिबल क्लाइंट्स या फिर प्रेस में एडवर्टीजमेंट करना इज नॉट परमिटेड। फिर उसके बाद में बोलते हैं पर्सनल कैनवसिंग और कैनवसिंग फॉर क्लाइंट्स ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर थ्रू एम्प्लॉयज इज ऑल्सो नॉट परमिटेड। इसका मतलब क्या है मैं तुमको ये बताता हूँ, एक बार हाईलाइट हटा देता हूँ, सीधा क्लीन इसमें पढ़ो। इसमें क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारा जो पर्सनल कैनवसिंग है या फिर कैनवसिंग फॉर क्लाइंट्स ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर, मतलब
आर्टिकलशिप के क्लाइंट्स तुम्हारे प्रैक्टिस में लेके भाग नहीं सकते। उधर के क्लाइंट्स को बोलेंगे कि भाई ये 1000 रुपये लेता है ना मेरा प्रिंसिपल, मैं तुमको 200 में करा के देता हूँ, मेरे मेरे ऑफिस में चलो, मतलब मैं सीए बनने के बाद मैं जो बताऊंगा वो ऑफिस में आओ, मेरा क्लाइंट बन जाओ। ऐसा तुम कैनवासिंग नहीं करा सकते। किससे? प्रीवियस एम्प्लॉयर के क्लाइंट्स के थ्रू अपन को नहीं कर सकते। जो एम्प्लॉई है अपन वहाँ के अपन क्लाइंट्स लेके नहीं जा सकते। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आया है अपने पास। नेक्स्ट पॉइंट में इनका बोलना है कि भाई इसके एक्सेप्शंस भी है। जो प्रेस में एडवर्टीजमेंट करवाते हैं ना, वो प्रेस में एडवर्टीजमेंट करवाने के एक्सेप्शंस भी है। उसके एक्सेप्शंस में वो लोग क्या बोलते हैं कि सीए रिक्वेस्टिंग अनदर सीए इन प्रैक्टिस फॉर प्रोफेशनल वर्क। तुम दूसरे सीए इन प्रैक्टिस से प्रोफेशनल वर्क मांग सकते हो। फिर अगले एक्सेप्शन में बोलता है कि सीए एडवर्टीजिंग चेंजेस इन पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और चेंज इन एड्रेस। अभी देख यहाँ पे इनका बोलना है कि कई पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है या एड्रेस चेंज होता है, तो फिर प्रेस में ऐड कर सकते हैं क्या? इस चीज़ पे उन्होंने बोला है। तो कर सकते हैं, बट उसमें भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए काफ़ी सारे। रेस्ट्रिक्शंस में उन्होंने क्या क्या बोला वो देखते हैं अभी। उन्होंने क्या बोला? चेंजेस इन पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन या फिर एड्रेस चेंज हो गया तो उस केस में, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया तो उस केस में तुम्हारा जो एडवर्टीजमेंट रहेगा, इट शुड बी लिमिटेड टू फैक्ट्स एंड कंसिडरेशन गिवन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर और नंबर ऑफ इंसर्शंस। ये 3 चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गई। कौन से एरिया में तुम न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कौन से फैक्ट्स तुम उस न्यूज़पेपर में डाल रहे हो, और कितने इंसर्शंस कर रहे हो, मतलब कितने अलग अलग न्यूज़पेपर्स में डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब चीज़ों से रेस्ट्रिक्टेड रहेगा तुम्हारा जो एडवर्टीजमेंट गया प्रेस में वो। और किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट का बात कर रहे हैं अपन? अपन बात कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट जो प्रेस में जा रहा है फॉर चेंज इन पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन या फिर एड्रेस या कॉन्टैक्ट चेंज होता है जब अपने पार्टनरशिप फर्म में किसी का वो सब का एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज और एक कि भाई सीए इन प्रैक्टिस इज परमिटेड टू इशू क्लासिफाइड एड इन जर्नल न्यूज़लेटर ऑफ आईसीआई। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जनरल जर्नल की, जो आईसीआई के इसमें इशू होती है, वो सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। एड जर्नल या न्यूज़लेटर ऑफ आईसीआई के इसमें जब वो जाता है तो मतलब आईसीआई का भी खुद का एक जर्नल होता है, स्टूडेंट्स जर्नल, पता होगा तेरे को। मेंबर्स का भी होता है, न्यूज़लेटर होते हैं आईसीआई के, उसके अंदर एडवर्टीजमेंट करना है तो वो अलाउड होता है, बट उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है। अब पहली बात तो उसके अंदर एडवर्टीजमेंट करना है तो अलाउड किस चीज़ के लिए है? उधर जाके तुम ये तो नहीं बोल सकते ना कि हमारे फर्म में ये सब है तो सब लोग हमारे इधर आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। तो अगर उसके अंदर तुमको काम देना है किसी को फॉर शेयरिंग प्रोफेशनल वर्क अगर है तो तुम कर सकते हो। तुमको खुद को पार्टनरशिप फर्म में एंटर करना है, इफ यू वांट टू सीक पार्टनरशिप फर्म तो यू कैन गिव ऐड इन दैट। इफ यू वांट अ सैलरीड एम्प्लॉयमेंट और इफ यू आर सीकिंग अ सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, मतलब तुमको काम चाहिए, जॉब चाहिए, तो तुम उसमें ऐड कर सकते हो। ऑफ अकाउंटेंसी नेचर, स्पेसिफिकली बोला है अकाउंटेंसी नेचर, ये भी याद रखना पड़ेगा। अकाउंटेंसी नेचर, अकाउंटेंसी नेचर, अकाउंटेंसी नेचर का कुछ बोला है तो वो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये बोलते हैं कि प्रोवाइडेड दैट इट ओनली कंटेंस सीए का नाम, इसको थोड़ा कलर अलग कर दे तो थोड़ा इजी जाएगा फिर आगे। प्रोवाइडेड कि उसके अंदर सिर्फ सीए का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट है, फैक्स है, ईमेल है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। फिर बोलते हैं कि पढ़ लिया, मेयर फैक्चर रिप्रेजेंटेशन या फैक्चुअल पोजीशन ऑफ एक्सपीरियंस जो उसमें तुमने लिख के दिया है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन टू सीक रिस्पॉन्सेज टू ऐड आर परमिटेड। मीन्स देख भाई, तेरे को पार्टनरशिप में जाना है, तेरे को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उधर तेरे को खुद को लिखना पड़ेगा ना कि मेरे को ये आता है, वो आता है, हमारे फॉर्म में ये है। पार्टनर चाहिए तेरे को तो तेरे फॉर्म के बारे में बताना तो पड़ेगा। तो इनका ऐसा बोलना है कि तू सिर्फ फैक्चुअली तेरा एक्सपीरियंस या तेरे फॉर्म का एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन खुद को बता रहा है, और फैक्चुअली बता रहा है, मतलब तुमने 10 क्लाइंट को ऑडिट किया है बैंक वाले सेक्टर में तो दिख ले 10 क्लाइंट ऑडिट किया है, ऐसा ऐसा है। तो ये सब फैक्चुअली चीज़ें बताना, स्पेशलाइजेशन का एरिया और ये सब चीज़ें परमिटेड है। और ये फैक्चुअल चीज़ें बताने का कारण क्या रहना चाहिए? टू सीक रिस्पॉन्स टू एड, तुमने जो एडवर्टीजमेंट दी है सामने वाले लोग उससे अट्रैक्टेड होंगे। अट्रैक्टेड का मतलब क्या होगा कि वो फैक्चुअली ये करेंगे, तो इसीलिए वो अलाउड है यहाँ पे। फैक्चुअल तुम्हारे जो रिप्रेजेंटेशन है उसको देख के तुम्हारे पास रिस्पॉन्ड करेंगे तुम्हारे ऐड को, इसीलिए वो अलाउड कर दिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद में एम्पैनलमेंट पे आ गए। अभी अपन ने एम्पैनलमेंट देखा था
टेंडर का जब ये करते हैं तो 20 लोगों का पैनल बनता है, वो होता है एप्लीकेशन फॉर एम्पैनलमेंट। तो एम्पैनलमेंट का एप्लीकेशन जब देते हैं तब क्या लगता है क्या नहीं लगता है वो अपन अभी आगे केस में देखेंगे।